आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना के डुड्डिगल स्थित एयरफोर्स अकादमी में 217वीं फोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का निरीक्षण किया। इसी बीच बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब तक युद्ध के मुख्य रूप से दो पहलू रहे हैं, सैनिक और हथियार। लेकिन आज के युद्ध में अक्सर न तो सैनिक दिखाई देता है और न ही हमला करने वाला हथियार। आज के युद्ध में रडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे कई सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे हमलावर या उसकी मशीनरी और उपकरणों का पता लगाना नामुमकिन हो जाता है। आमतौर पर अब तक युद्ध में दो वेक्टर्स रहे, पहला सैनिक और दूसरा उसके इक्विपमेंट। लेकिन आज के युद्धों में कई बार सैनिक हमें सामने दिखाई ही नहीं देता और जिस हथियार से आक्रमण किया जा रहा है वह भी सामने नहीं होता। न तो सैनिक है, न तो इक्विपमेंट है। राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम्स आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है, न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। साथियों, अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है। और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है। मुझे विश्वास है कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एक्सरसाइजेज में आपको अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार किया गया है। एक प्रोफेशनल सोल्जर के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि आप इमर्जिंग चैलेंजेस के प्रति सदैव सजग रहें, सदैव जागरूक रहें और आवश्यकता के अनुसार अपने रेस्पॉन्स को रीकैलिब्रेट करते रहें। नई जनरेशन के आप सभी वॉरियर से मैं कहना चाहूँगा कि आप आने वाले समय की इन वार सिस्टम और स्ट्रेटजीज को भी भली भांति समझें। साथियों, आपको इन्हें अडॉप्ट करना है। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर तेलंगाना बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश रेड्डी ने कहा कि जब रिटर्निंग ऑफिसर ने फाइल खारिज की तो वे चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह थे, जो सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह हैं, और सुप्रीम कोर्ट संविधान के प्रति जवाबदेह है। उन्हें यह समझना चाहिए कि इसे क्यों खारिज किया गया। अगर उन्होंने जानबूझकर यह केस दायर किया है तो यह सिर्फ एक राजनीतिक खेल है। मेरा मानना है कि राज्यसभा सीट के लिए मीनाक्षी नटराजन द्वारा जमा किए गए ड्राफ्ट में केस का जिक्र न करना ही एक गलती है और उस गलती को न मानना उनकी अपनी राय है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पता होना चाहिए कि ड्राफ्ट दस्तावेज और नॉमिनेशन कैसे दाखिल किए जाते हैं। यह उनकी समस्या है और इसका राजनीतिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद सुनील ओवैसी ने कहा कि हमारा मानना है कि भारत के नागरिकों और खासकर गरीबों के पास सबसे बड़ी ताकत वोट देने का अधिकार है। अगर आप गरीबों से वोट देने का अधिकार छीन लेंगे तो उनके पास क्या बचेगा। इससे लोकतंत्र पर सवाल उठेंगे। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि इस देश के हर नागरिक का नाम, चाहे वह किसी भी समुदाय का हो, वोटर लिस्ट में शामिल हो। अब देखिए, हमारा मानना ये है कि भारत का जो नागरिक है उसका एक बहुत बड़ा, उसके पास जो हथियार है, पावर है, वो वोट का है। और खास तौर से गरीबों के पास, चाहे वो किसी समुदाय का हो। अगर गरीब को अगर आप वोट डालने के हक से महरूम कर देंगे तो फिर उसके पास बचा ही क्या। ये तो फिर डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन मार्क उठेगा। इसीलिए हमारी कोशिश पूरी यही है कि कोई भी हो, किसी समुदाय का हो, उनका जो भारत के नागरिक है उनका नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए, अगर आप प्री प्रिंटेड फॉर्म 2026 का देंगे तेलंगाना में और वोटर को आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 2002 का डेटा लिखे, बहुत मुश्किल होने वाला है। आप सुनिए, अब आप बीएलओ है, आप तो मैपिंग कर लिए पूरा। अब आप क्या बोल रहे हैं कि नहीं, बीएलओ आपको बोलेगा फोटो ले लो। भाई, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 लाख वोटर है।
18 लाख वोटर के पास बीएलओ, एक बीएलओ जाएगा जरूर। आप एक महीने में नहीं कवर कर सकेंगे। और ये बात याद रखिए कि बारिश का मौसम है, हैदराबाद में मानसून है, बारिश हो गई बीएलओ कहां जाएगा? अर्बन एरियाज है, रूरल एरियाज है। तो इसलिए हम ईसीआई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और दूसरी पार्टी नहीं कर रहे। तो मेरे को नहीं मालूम, हैदराबाद में कहावत है जिसके पेट में दर्द है उन्हें अजवान खाना। तो अब उन्होंने देखिए वो लोग नहीं कर रहे, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। हमको फिक्र है कि जो भी तेलंगाना का जेन्युइन वोटर है उसका नाम आना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन अपने इस एसआईआर की एक्सरसाइज को प्लीज इंक्लूसिव करिए, एक्सक्लूसिव मत करिए। हमारी उनसे दरखास्त है, एक दर्दमंदाना दरखास्त है उनसे कि उस पर गौर करें हम जो रिप्रेजेंट किए। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पलक्कड़ की एक महिला का बकाया भुगतान मंजूर कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की कथित लापरवाही के कारण इस महिला का हाथ काटना पड़ा था। पीड़िता को मिलने वाली आर्थिक सहायता में 4 महीने की देरी की खबरों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में जरूरी निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि जैसे ही मेरा ध्यान इस बात पर गया कि पलक्कड़ की रहने वाली विनोदिनी के लिए पिछली सरकार द्वारा घोषित आर्थिक मदद में 4 महीने की देरी हो गई है, जिनका हाथ स्वास्थ्य विभाग की कथित लापरवाही के कारण काटना पड़ा था, मैंने तुरंत महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देश से संपर्क किया। उन्होंने आगे कहा कि विनोदिनी और अन्य बच्चों को महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना योजना यानी स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत आर्थिक मदद दी जा रही थी। एमडीएमके के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दुराई वाको ने कहा कि सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस और वीसीके सभी ने घोषणा कर दी है कि वे अब डीएमके गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हालांकि एमडीएमके जैसी पार्टियां अभी भी इसमें बनी हुई हैं। चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर डीएमके के साथ हमारे मतभेद हैं। सिर्फ एमडीएमके ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों ने भी कहा है कि वे अब किसी दूसरी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। एमडीएमके नेतृत्व जनरल काउंसिल की बैठक के बाद डीएमके गठबंधन में बने रहने या उससे अलग होने के बारे में अपना फैसला सुनाएगा। बैठक के बाद ही इस बारे में घोषणा की जाएगी। इंडिया गठबंधन की बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर राज्य बीजेपी प्रवक्ता शेख बाजी ने कहा कि उनकी रणनीति में हर सुबह उठकर पीएम नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहना शामिल है। आगे उन्होंने कहा कि उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अपनी पूरी ताकत लगाकर उनके खिलाफ नकारात्मक प्रचार करें। आज विपक्ष लोगों को लड़ने के तरीके सिखा रहा है। आप जनता और आम लोगों की परवाह करने का दावा करते हैं, फिर भी जब राज्यसभा के लिए किसी को नामित करने की बात आई तो आपने एक खास वरिष्ठ नेता को चुना। दिल्ली में मीटिंग चला है। मीटिंग में राहुल गांधी ने कहते हैं जो उनका साथ बैठे हैं 23 पार्टी लोग, वो लोग को एक संदेश देते हैं लड़ने के लिए। लड़ने में हर दिन सुबह में उठने के बाद मोदी जी को गाली दीजिए। मोदी जी के बारे में बैड प्रोपेगेंडा करने के लिए आप कितना ताकत रहेगी उतना ताकत से लड़िए। यही काम पे है। आज राहुल ने एक काम सीखना है और एक लेसन भी सुनना है, जिसमें आप देश में कुछ तकलीफ हुआ तो इसके बारे में यहाँ बात करने के लिए इलेक्शन के पास जाएगा। इलेक्शन प्रोसीजर कभी भी अच्छा नहीं चलेगे। क्यों बोले तो आप जीत गए तो अच्छा चलेगे, आप नहीं जीते तो अच्छा नहीं चलेगे। लेकिन इलेक्शन कंप्लेंट करे तो वहां आपका सोल्यूशन नहीं। दूसरा सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां भी सोल्यूशन नहीं। इसी से आप बाहर जाए, बाहर कंट्री में आप भारत के बारे में बैड प्रोपेगेंडा करने के लिए आप तकलीफ, आपका दुख पूरा वहां एक्सप्रेस करने के लिए तैयार हो गए। आज अपोजिशन पार्टी लोगों को काउंसलिंग दे रहा है लड़ने के बारे में। आज आप जन जी के बारे में सोच रहे हैं। आप आज राज्यसभा को भेजने के लिए 80 पर 3 साल का एक बड़ी आदमी उनको भेजने के लिए खड़गे जी अच्छा कनेक्ट हुआ है इलीगल कमाने में और एक पोजीशन में रहने के लिए, आपका साथ ही साथ रहने के लिए, सोशल कम्युनिटी में कनेक्ट के लिए आप बताने के लिए एक ही बड़ी आदमी है। बड़े बड़े लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए। जनजी यंग लोग पार्टी में आने के तैयार भी नहीं है। आप बिहार में आवाज दिया है, बिहार में जनजी लोगों का कांग्रेस पार्टी में मुलाकात से मदद करो बोल के, लेकिन
ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर पर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी की जेब में एजेंसियां हैं, चुनावों के लिए ये एजेंसियां उनकी टूलकिट बन गई है। आज जो एफआईआर दर्ज की जा रही है वो उन लोगों के खिलाफ है जो पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जनता को ये देखना है कि जो एजेंसियां देश के लिए काम करनी चाहिए थी वे बीजेपी के लिए कैसे काम कर रही है। गई एफआईआर पहले अभिषेक बैनर्जी के घर पे कल रात के 3 बजे जाकर कोई छापे पड़े हैं, आज उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये एजेंसीज तो अपने जेब में रखी हुई हैं। एजेंसीज जो है इलेक्शन की टूल किट बन चुकी हैं और विपक्ष के पीछे पड़ने के लिए रख दिए हैं। और जो भी विपक्ष से जा भी रहा है उनको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं कि हम आपको का राज्यसभा या लोकसभा रद्द नहीं होने देंगे, हम आपके ईडीआईटी केसेस आपके ऊपर से हटा देंगे, या हम आपको इतने पैसों से भर देंगे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि आपको कोई कंप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी, आप अपनी पार्टी के साथ गद्दारी कर लो। वही हो रहा है। तो आज जो एफआईआर दर्ज हो रहा है ये उन लोगों के खिलाफ हो रहा है जो सख्ती से लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो हमारी पार्टी के लोग हों, चाहे आज टीएमसी में हों, चाहे वो ममता जी हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों, उन सबके साथ हो रहा है। तो ये तो जनता को देखना है कि किस तरीके से जो एजेंसीज देश के लिए काम करनी चाहिए थी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हुई दिख रही है। अभिषेक बैनर्जी को भी ओमान के तट पर भारतीय क्रू वाले जहाज पर हुए हमलों को लेकर एनसीपी के सांसद सुप्रिया सूले ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि हमने 3 भारतीयों को खो दिया है। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार इन मामले पर कड़ा रुख अपनाएगी। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे हैरानी नहीं है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है। जिस तरह पहले शिवसेना में फूट पड़ी फिर एनसीपी में, वही अब टीएमसी के साथ हो रहा है। यह बहुत दुखद है। तो बहुत दुख की घटना है, बड़ी मतलब बहुत दुख की बात है जिस तरह से हल्ला हुआ है और हमारे 3 भारतीय हमने गंवाए। हमारी अपेक्षा थी कि भारत सरकार इसका जवाब ये देना ही चाहिए। हमारे 3 बच्चे गए, इस मिट्टी के वो बच्चे हैं, भारतीय हैं और उसके मान सम्मान में भारत ने एक स्ट्रॉन्ग लाइन लेनी ही चाहिए। और हमारी अपेक्षा है कि भारत सरकार इस पर चर्चा करे और अगर भारत सरकार फॉरेन पॉलिसी में कुछ न कर पाए तो विपक्ष पूरी ताकत से उस फैमिली के साथ है और हम ये नहीं लड़ पाए सरकार तो हम तो पूरी तरह से उनकी तरफ से भारतीय हर बच्चे के लिए, हर भारतीय के लिए लड़ेंगे। ममता बनर्जी पर एफआईआर के निर्देश दिए हैं, कुछ वक्तव्यों को लेकर उनके मुझे कुछ आश्चर्य नहीं लगना है। एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक को बोलने का अधिकार है और जिस तरह से एनसीपी तोड़ी गई, पहले शिवसेना तोड़ी, उसके बाद एनसीपी तोड़ी गई, वही मॉडल आज तृणमूल कांग्रेस का हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है। आप क्या बोलना चाहेंगे नाना पटेले को जिस तरह से उन्होंने इस बयान को दिया है कि प्रस्ताव आया था? नहीं, मैंने नाना पटोले जी का स्टेटमेंट पढ़ा ना सुना तो मैं कैसे बोल सकती हूँ उसके ऊपर कुछ। मेडिकल प्रवेश परीक्षा सहित देश के कई बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के मामलों को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी युवाओं और छात्रों के हक में एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। कांग्रेस देश भर में छात्र सम्मेलनों के माध्यम से युवाओं से सीधा संवाद करेगी, जिसकी शुरुआत 17 जून को देश के सबसे बड़े कोचिंग हब राजस्थान के कोटा से होने जा रही है। इसके बाद प्रयागराज, पटना और दिल्ली में भी वह इस तरह के सम्मेलनों के माध्यम से छात्रों से संवाद करेंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि इन छात्र सम्मेलनों के माध्यम से नीट के विकेंद्रीकरण, परीक्षा शुल्क खत्म करने, पेपर लीक रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग उठाई जाएगी। कांग्रेस ने 8 जून को अपने महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक में फैसला किया था कि नीट मामले, चुनाव से पहले सीट चोरी किए जाने, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के मार्गदर्शन और राहुल गांधी के सशक्त नेतृत्व में कांग्रेस ने पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी, बेरोजगारी और मोदी सरकार द्वारा भारत के युवाओं के साथ किए जा रहे सुनियोजित विश्वासघात के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत पहले चरण की घोषणा की गई है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।